हेलो स्टूडेंट्स, मैं भौतिकी प्रवक्ता अविनाश सर आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को RKCA चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कुछ विद्युत की कहानी, आवेश की कहानी, उसमें कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र किया था। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका एक भाग खत्म हो गया है, अब ये दूसरे भाग में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आज देखिए अध्याय चल रहा है अध्याय चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो कल हम विद्युत के बारे में बताए थे पिछले क्लास में। आज हम आवेश के बारे में बताए थे कि विद्युत और आवेश करने की एक ही चीज है, वो भी एनर्जी। ठीक है, ये इस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है क्योंकि ये एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्षेत्र उसके एरिया को यानी आवेश के जो चारों का जो एरिया होता है उसको क्षेत्र कहा जाता है। तो आवेश के बारे में मैंने बताया था। आवेश चार्ज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, डिफिनेशन बताया था इसका कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु विद्युन्मय हो जाती है, मतलब आवेशित हो जाती है, उस ऊर्जा को हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश बराबर देखिए होता क्या है। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, और धारा को I से, और समय को आप सभी लोग जानते हैं T से। ठीक है, तो यहाँ से हम मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। तो सबसे पहले देखते हैं मात्रक किसका। मात्रक क्या होता है? इसका प्रचलित मात्रक होता है कूलॉम। प्रचलित मात्रक है कूलॉम, COULOMB, कूलॉम। ठीक है, एक और मात्रक की फॉर्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कहीं ना कहीं आवेश का मात्रक बदलेगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित वर्ड है कूलॉम, क्योंकि कूलॉम ने इसके बारे में बताया था, तो अपने नाम पर अपना मात्रक बनाया कूलॉम। ठीक है, आवेश का एक और मात्रक होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, कूलॉम को हम C से सूचित करते हैं। इसका जो संकेत है C, इसका संकेत क्या है C। ठीक है, कूलॉम को हम C से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बीमा की बात कर रहे हैं। बीमा क्या है? बीमा डायमेंशन। तो चलो निकाल लेते हैं इसका। ये बीमा को बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है। धारा का हो जाएगा I, इसके बाद में ये T। और धारा के बीमा आप लोग जानते हैं तो क्या होता है?
ए होता है, कभी आई भी मिल जाता है एक ही बात में। तो यहाँ पर समय का क्या होता है कैपिटल टी, दोनों को अगर मर्ज कर दे मिला दे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कर दे तो ए टी हो जाएगा इसका। तो आवेश का बीमा हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ कहानियां थी, तो कहानियां खत्म हो चुके हैं, ठीक है। फिर से हम दोहरा देते हैं उस कहानियों को। कहानी जो है हम छोड़े थे बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपने पीछे जितने भी उसके वैज्ञानिक थे, थेल्स, सर थॉमस ब्राउन, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, तो ये जो सब थे, तो उनको कहानियों को देखते हुए उनके जो विचारधारा है आवेश के बारे में, विद्युत के बारे में, उसको जानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सिस्टमेटिक आधार पर जानकारी दिया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किया। देखिए उन्होंने बताया था कि एक कांच का मान लीजिए हम टुकड़ा ले लें, कांच का टुकड़ा ले लें, इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ के इसको सूखना पलटा दें, तो इसमें क्या होता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और टुकड़ा ले लें, इसको हम स्वतंत्र लेके धागा लेंगे, एक धागा ये धागा का इसको लटका दिया गया, ठीक है। एक और टुकड़ा ले लेते हैं, ये टुकड़ा मान लीजिए एगोनाइट का है। एगोनाइट को हम आब्रूस भी करते हैं, आप लोग ज्योग्राफी में आब्रूस के बारे में पढ़ा होगा। एगोनाइट, इसको हम बिल्ली के खाल से रगड़ कर स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया। अब लटकाने के बाद में क्या देखा कि ये एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, इनके बीच में आकर्षण हो रहा है। उन्होंने देखा कि ये जो कांच ये एगोनाइट एक दूसरे को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। इसमें लिखने पर ज्यादा बढ़िया होगा एगोनाइट। उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, मतलब इनके बीच में आकर्षण होने लगा, ठीक है जी। इसके बाद में और दूसरा क्या देखा भाई, दूसरे बार मिलाया कि एक तो कांच ले लिया, ठीक है, और फिर वही ये कांच दूसरा भी कांच ही लाया, ठीक है। अब दोनों को जब पास लाया तो इनके बीच में विकर्षण होने लगा, मतलब रिपल्सन। इसमें अट्रैक्शन होने लगा, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगा, ठीक है। अब बात क्या है, ध्यान दीजिए। इसके बाद में अगर दूसरा भी लेते हैं, एक एगोनाइट ले लेते हैं यहाँ पर, एगोनाइट एक और ले लेते हैं यहाँ पर, एगोनाइट। यहाँ पर सिर्फ समझना है, इसको करना नहीं है। एगोनाइट, ठीक है। अब एगोनाइट दोनों सेम पदार्थ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने वैसा ही देखा, इसके जैसे देखा कि ये भी एक दूसरे को क्या हो रहा है, विकर्षित करने लगा, इनके बीच में भी विकर्षण होने लगा, ठीक है। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच को जब रेशम से रगड़ा गया तो इसमें जो आवेश आया, इसको आवेश को उन्होंने धन आवेश माना, वो सिर्फ मान लिए, इसको कहा कि इसको हम धन आवेश कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो कांच जो होता है वो जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे ये धन आवेशित होता है। इसके बाद में
जब एवनाइट को बिल्ली की खास लगा तो इसमें जो आवेश हुआ, इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रीड आवेश नाम दिया। इसको रीड आवेश नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहेंगे, आयोनाइट में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे रीड आवेश कहेंगे। अब इस तरह से उन्होंने दो निष्कर्ष निकाला कि भाई यहाँ पर कांच है, यहाँ पर आयोनाइट है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर कांच है, यहाँ पर कांच है, ये एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण और धन आवेश और धन आवेश में विकर्षण। यहाँ पे भी ये ऋण आवेश है, यहाँ पर क्या है ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में भी विकर्षण। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक धन आवेश में विकर्षण। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम समान आवेश लेंगे तो उसमें विकर्षण होगा और असमान आवेश लेंगे तो उसमें आकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश कहेंगे, लाइट में उत्पन्न होता है ऋण आवेश कहेंगे। आगे चल के इनके जो ये कंसेप्ट को फेलियर आ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बताया ही नहीं कि कांच को धन आवेश क्यों कहेंगे, एवनाइट को ऋण आवेश क्यों कहेंगे, इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम धन आवेश क्यों नहीं कहेंगे, कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश क्यों कहेंगे, इसको ऋण आवेश क्यों नहीं कहेंगे। तो इसको उन्होंने रीजन नहीं बताया। अब इसके वजह से इनका कंसेप्ट आगे चलकर फेलियर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद इसका जो आंसर मिलता है वो अगले एक थ्योरी है जिसको कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट आता है ये सब कल की बातें हैं, पिछले क्लास की। एक बात और, फिजिक्स में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। यदि आप पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं और अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो पक्का है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, तो यदि आप अगला कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, अगला चैप्टर समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो प्लीज आप जितने भी नए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पिछला वीडियो देखना होगा तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इंडक्टिव चार्ज। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यही से हम लोग को ये पता चलता है कि कांच को हम धन आवेश क्यों कहेंगे, एवनाइट को ऋण आवेश क्यों कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई वस्तु परमाणुओं से मिलकर बना है। अगर वस्तु को टुकड़ा हुआ तो परमाणु में टूटता है। अब परमाणु और प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बना है, अब प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब प्रत्येक परमाणु में के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक और होता है इलेक्ट्रॉन जो कि बाह्य कक्षा में गति करता है, मूव करता है। ठीक है, फिर से हर एक वस्तु अणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के नाभिक केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं
और तीसरा और भी होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि बाह्य कक्षा में भ्रमण करता है। इसके बाद देखिए, तो बात ये है कि कोई भी, आप लोग जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कक्षा क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन का होता है उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं इसको। मान के चलिए देखिए कि ये एक पदार्थ हो गया, ठीक है, एक और ये पदार्थ हो गया, ऐसा समझ लेते हैं। अब चूंकि ये दोनों में क्या होता है, घर्षण कराते हैं, ठीक है, ये दोनों में हम घर्षण कराते हैं, हम सब यहाँ पर हम दोनों में क्या करते हैं, टक्कर करा दिए, घर्षण करा दिए। अब जानते हैं कि इसमें प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो भी है इसमें एक तरह से समझना है, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन और प्लस का न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको तारा नहीं इसको समझना है, ठीक है। जैसे कि तो ये पदार्थ होगा, ये दूसरा पदार्थ होगा, ठीक है। दोनों में क्या किया हम, घर्षण करा। तो घर्षण कराने के बाद क्या होता है, जब टक्कर कराया जाता है तो देखने के बाद में देखा जाता है कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाता है। हम मान लेते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाता है, इस तरह से। अब जिस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब दो पदार्थों को घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब बताइए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई वो वस्तु ऋण आवेशित होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको धन आवेशित कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, फिर से जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जिस वस्तु में या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उसको हम ऋण आवेश कहेंगे, उसको हम ऋण आवेशित कहेंगे। हम कहेंगे कि वस्तु कैसे ऋण आवेशित है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस वस्तु को हम धन आवेशित कहेंगे। जनरली अगर देखा जाए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति हमसे पैसा मांगा, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा दे दिया, तो मेरे पैसा की कमी तो हुई, मेरे पास पैसा की तो कमी हुई, लेकिन फिर भी मैं उससे क्या हूँ, धनवान हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, धनी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को क्या दिया, कर्ज दिया, वो हमारी ऋणी है, इसका मतलब मैंने उसको ऋण दिया है, तो जो ऋण दिया है तो वो उस पर ऋण आवेश होगा और मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो व्यक्ति हमारे अधीन रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको अपना धन दिया है। तो मैंने जो धन दिया है, मेरे पास धन की तो कमी हुई, लेकिन फिर भी उससे मैं क्या हूँ, धनवान हूँ, तो जिसकी वजह से मैं धनवश हो जाऊंगा, और जो व्यक्ति हमारे ऋणी रहेगा, जिसको मैंने दिया हूँ, तो वो व्यक्ति हो जाएगा क्या, ऋण आवेश, ठीक है, क्योंकि कर्ज दिया है। उसी प्रकार देखिए, जब घर्षण करा है इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ये क्या, ये पदार्थ इसे ऋण ले लिया ना, तो इसको हम कहेंगे ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इसमें वृद्धि हुई, फिर भी क्या है, परिवहन तरह, ठीक है। तो इसमें इसको हम कहेंगे ऋण आवेश, इसको कहेंगे धन आवेश। अब इस तरह से उन्होंने कहा, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कंसेप्ट बताया था कि कांच को, ध्यान दीजिए, कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ये धन आवेश होता है। बिल्कुल सही बात उन्होंने बताया, लेकिन रीजन नहीं बताया क्यों धन आवेश होता है। तो बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन को घर्षण कराते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिसके चलते इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिया एमोनाइट।
दूसरा लिया एमोनाइट। एल्यूमिनाइट को बिजली के खाल से लगाना, बिजली के खाल से लगाना। अब बिजली के खाल से लगाने के बाद क्या होगा कि बिजली के खाल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ में जाने लगे। जब एमोनाइट और बिजली के खाल के बीच जो घर्षण हुआ, ठीक है, तो इसमें से निकलकर इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगे। जब इसमें मतलब बिजली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा इसमें जाने लगे, ठीक है। अब जाने के बाद ये क्या होता है, ये रेडिएशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या वृद्धि हो जाएगी, जिसका ये रेडिएशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके चलते ये ध्रुवण आवेश होता है, ठीक है। तो हम आवेश दो प्रकार के कह सकते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ध्रुवण आवेश और ऋण आवेश। ध्रुवण आवेश किससे कहते हैं, जब किसी पदार्थ पर, ठीक है, घर्षण के बाद जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, घर्षण के बाद जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पदार्थ को हम ध्रुवण आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है कोई पदार्थ ध्रुवण आवेश है। इसके बाद ऋण आवेश किससे कहेंगे, घर्षण के बाद जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पदार्थ को हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्रुवण आवेश ऋण आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी सेम था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एमोनाइट ऋण आवेश होता है, आत्मा ध्रुवण आवेश, लेकिन रीजन नहीं बताया। ओरिजिन कहाँ से पता चलता है, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से, ठीक है। वहां से देखा गया कि भाई जब दो पदार्थों में घर्षण कराएंगे, ठीक है, तो चूंकि घर्षण कराएंगे तो आवेश होगा, ठीक है। अगर हम इसको बार-बार इस पर रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें टेम्परेचर उत्पन्न होगा, तो टेम्परेचर उत्पन्न कैसे होगा, भाई उसमें आवेश जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से पता चलता है कि जब वस्तु में घर्षण कराते हैं तो एक निश्चित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिसके कारण दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे ध्रुवण आवेश कहेंगे, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे ऋण आवेश कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको लिखना नहीं, इसको समझना है। यहाँ से आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षा में गति करते रहते हैं। जब दो पदार्थों में घर्षण कराई जाती है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिसके कारण पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसे ध्रुवण आवेश, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई उसे ऋण आवेशित कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो घर्षण कराएंगे, यहाँ पे जो घर्षण कराएंगे ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर घर्षण कराएंगे, ठीक है, इसमें घर्षण कराएंगे, इसमें भी यहाँ पर आप लोग एक बात समझाना चाह रहे हैं। देखिए अब घर्षण कराएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लेकिन बात कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें से इसमें क्यों जाएगा या इसमें से इसमें क्यों नहीं आएगा, ठीक है। जिससे मान जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसको ध्रुवण आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि उसको ऋण आवेश करेंगे। तो भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों गया, इसमें से इसमें क्यों नहीं है, ये भी तो रीजन हो सकता है। देखिए बात क्या है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की जो शक्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ होते हैं कि अब जैसे मान दो पदार्थ है, तो ये पदार्थ है, तो ये दूसरा पदार्थ, ठीक है।
जब दोनों में घर्षण कराएंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, ठीक है। तो भाई एक में से पर इसमें से क्यों जाएगा, इसमें से क्यों नहीं जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल इसमें क्यों जाएगा, ठीक है। चाहे इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पर बात यह है कि जो पॉजिटिव जो जिस पे ध्रुवण होता है ना, तो जो पदार्थ होता है वो कहीं ना कहीं उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की जो शक्ति होती है कमजोर होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़ा नाभिक से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, नाभिक से दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में जो शक्ति होती है क्या होती है, कमजोर होती है। और जो दूसरे जो पदार्थ होते हैं जो ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास पास होते हैं और ये नाभिक के थोड़ा क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के बीच में शक्ति थोड़ा मजबूत होती है। और जैसे ही घर्षण कराते हैं और घर्षण कराने के बाद में अब जो कमजोर होता है वो बाहर ऊर्जा प्राप्त करता है और ऊर्जा प्राप्त करके दूसरे में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जैसे घर्षण कराएंगे इसमें से बाहर जो इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच में जो शक्ति कमजोर है, ठीक है, और वो थोड़ा सा ऊर्जा करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा और उत्तेजित अवस्था में रहेगा। और उत्तेजित अवस्था में होने के बाद में क्या दूसरे पदार्थ में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें के जो अणु होते हैं थोड़ा मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है। अब जिसकी वजह से आज जाहिर सी बात है कि अगर दो में टक्कर हो जाए, जो कमजोर वाला रहेगा वहीं तो पटकाएगा वहां पर, जो मजबूत वाला रहेगा वो नहीं पटकाएगा। तो इसमें क्या इसके जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में शक्ति कमजोर होती है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा प्राप्त करता है तो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो शक्ति होती है थोड़ा मजबूत होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हम साथ लेके साथ करेंगे, ये जाने की बात नहीं करता, ठीक है, एक साथ करने की बात करता है। तो जिसकी वजह से अब जब घर्षण होता है इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाते हैं लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो रीजन समझ में आया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में शक्ति क्या होती है, कमजोर होती है, जिसके चलते घर्षण के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन को इसमें चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो ऋण आवेश, ठीक है। अब लगाते हैं अब यहां से थोड़ा नोट लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश को किस सूचित करते हैं, होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -90 कूलम आवेश का मात्रा होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, माइनस में होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तथा दूसरा में एक प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो प्लस होता है, इतना ही होता है लेकिन प्लस होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है लेकिन कैसा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। और जो तीसरा में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है, उदासीन होता है मतलब इस पर क्या नो चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। मतलब इस पर क्या होता है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये सब आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटिटीकरण, ठीक है। उसके सॉल्व सकते हैं सर। अब देखिए आवेश का क्वांटिटीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले पढ़ लीजिए। पहले आवेश संरक्षण का सिद्धांत छोटा सा है, डेफिनेशन से है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थ्योरी, कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से आप लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो सेम टू सेम ऐसे इसमें भी है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या बात है भाई, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार आवेश संरक्षण सिद्धांत में वही है। ठीक है, आवेश को भी ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक रूप से दूसरे पहले एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं मतलब कोई वस्तु है तो कई इलेक्ट्रॉन हम थोड़ा डालें, नहीं डालें, पहले ही से नेचुरली उसमें। ठीक है, अगर कोई वस्तु को जब घर्षण कराएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल उसमें जाएगा, मतलब आवेश का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, ना कि हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु से एक पदार्थ दूसरे वस्तु में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। मैंने कहा बोला कि किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। अब यहाँ पर विलगित शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। अब विलगित का मतलब होता है, विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम कहता है, इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि विलगित निकाय का मतलब एक दो अलग अलग पिंड को लेकर एक अलग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई चीज, अब यहाँ पे ये अलग अलग है। ठीक है, एक तो ये निकाय हो गया, एक तो ये निकाय हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब दोनों के आपस में मिलाएंगे तब एक तरह की क्या बन गया, पेन बन गया। यहाँ पे जैसे कि मान लो ये अलग चीज, ये अलग चीज। ठीक है, और जब दोनों को मिलाएंगे तो एक अलग बॉडी के निर्माण किया। अब इसको बोलेंगे विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब हुआ कि दो बॉडी मिलकर, दो अलग बॉडी मिलकर एक अलग सिस्टम बना, उसको बोलते हैं विलगित निकाय। जैसे मान चलिए अब यहाँ पता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय का क्या, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु हो गया, यहाँ पे एक वस्तु हो गया। ठीक है, जब दोनों में घर्षण कराए, दोनों के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ। दोनों के बीच में जब घर्षण हुआ तो घर्षण होने के बाद क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। ठीक है, और भी जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब देखिए एक तो ये बॉडी है, एक तो ये बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब दो अलग पदार्थ, एक तो ये पदार्थ, एक तो ये पदार्थ। अब दोनों पदार्थ को मान के चले किसी चीज में पैक कर दिया तो इसको बोलेंगे विलगित निकाय, यानी एक में दो बॉडी। ठीक है, दोनों को मिला तो बोलेंगे विलगित निकाय। ठीक है, अब इसको बोलेंगे आइसोलेशन सिस्टम, यानी एक ही चीज में दो अलग अलग पदार्थ। अब बताएं कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, अब कहेंगे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत में किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। अब बताइए इस निकाय में अगर मान लीजिए घर्षण नहीं कराया, ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए। मैंने अगर मान लीजिए दो यहाँ पर है, ठीक है, इस पे मान लो चलो कि 10 कूलम का आवेश है इसमें, मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें 10 कूलम आवेश है। एक और बॉडी है, यहाँ पर मान चलो कि 20 कूलम आवेश। ठीक है, चाहे यहाँ मान चले कि 5 कूलम और चलो 20 कूलम आवेश मान लें। ठीक है, अभी इसमें दोनों घर्षण नहीं की, अभी दोनों मतलब ये जब यहाँ पे देखिए अभी घर्षण नहीं कराए, जब घर्षण करा लेते हैं तो कराने के बाद मान के चले कि इसमें से निकल गया ये 15 हो गया, ये मान चलो कितना हो जाएगा, ये मान चलो 15 हो गया। ठीक है, जब घर्षण कराए, घर्षण कराने के बाद में यहाँ पर घर्षण होता है, घर्षण कराने के बाद में घर्षण कराने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल इसमें चला गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि 10 है तो 15 हो गया, ये 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल माना इसमें वृद्धि क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए पहले टोटल कितना था, 10 20 30, घर्षण कराने के बाद में 15 और 15 का हो जाएगा 30। बताइए घर्षण कराने के पहले भी
माने आवेश उतना ही था टोटल, दोनों का टोटल का, और घर्षण कराने के बाद ही टोटल आवेश उतना ही है। तो यही कहा जाता है कि किसी विद्युत निकाय का कुल आवेश का होता है, नियत होता है, ठीक है। यानी घर्षण कराने के बाद भी उतना ही रहेगा, घर्षण करने के पहले जितना था घर्षण करने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक में बढ़ेगा, एक में क्या होगा, घटेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो योग उतना ही रहेगा। इस यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। ये छोटा छोटा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है, ये दो नंबर में पूछता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आवेशों का क्वांटिफिकेशन। आवेश का क्वांटिफिकेशन, आवेश का क्वांटिफिकेशन, आवेश का क्वांटिफिकेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिफिकेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब आवेश का क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होगा। इसके अनुसार आवेश का क्वांटिफिकेशन के अनुसार कहा जाता है कि किसी पदार्थ का कुल आवेश, मैंने कहा बोला, ध्यान सुनिएगा, किसी पदार्थ पर कुल आवेश, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए ये हमारा पदार्थ, ठीक है, इस पे कुल जो आवेश है, मान चलो कुल आवेश Q है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि बहुत सारे हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश Q है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, n। अब इसमें आवेश का क्वांटिफिकेशन कहता है कि किसी पदार्थ का कुल आवेश, इसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, मतलब प्लस माइनस N, ठीक है। यही आवेश का क्वांटिफिकेशन सिद्धांत है, ठीक है। फिर से आवेश का क्वांटिफिकेशन में क्या टेक्स्ट दीजिएगा, किसी पदार्थ का कुल आवेश, किसी पदार्थ का कुल आवेश, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, किसी पदार्थ का कुल आवेश, उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। n जो होता है एक पूर्णांक संख्या, जैसे कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से। अब यहाँ लिख सकते हैं जहाँ यहाँ से ये आवेश का क्वांटिफिकेशन सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीगर नंबर, पूर्णांक संख्या, यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, ठीक है। मतलब अब प्लस माइनस 1 यानी 1 जो प्लस में सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3, इस तरह से मैंने इस पूर्णांक संख्या से, ठीक है, 1 2 3 प्लस माइनस दोनों में है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी पदार्थ में, पदार्थ मान के इसमें कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब तो इसका आवेश कितना होगा, तो n का मान कितना दिया है, 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ माइनस माइनस, ठीक है, इतना होता है। अब इसको कुल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर n e, अब e n का मान कितना है, 5, e का मान कितना होगा, माइनस 1.6 × 10⁻⁹ इतना आवेश, ठीक है। अब यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश है ना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है आपको पता है, ठीक है। और उसमें जितने जो संख्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, उस सबको आपस में क्या कर देना है, संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। अब गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा कुल आवेश हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 16 का आ जाएगा 80, ठीक है। 16 5 जा 18 होता है, 16 80, 1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। तो इस तरह से Q बराबर हो जाएगा माइनस 8 मल्टीप्लाई 60 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना उस पर आवेश है, ठीक है। अच्छा, इस पदार्थ में कितना आवेश है, कितना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है कितना आवेश है, तो यही चीज यहीं पे समझाना है। आवेश का क्वांटिफिकेशन करना है, कहने का मतलब कि
कि आवेश किसी पदार्थ पर कुल आवेश उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का कुल गुणज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुल गुणज होता है तो समझ में आया आप लोग का कि जो n के मान कितना होते हैं +-1 +-2, ठीक है, +-3 इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पर n का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, उसमें ऋणात्मक नहीं कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन 1.5 है, ऐसा नहीं, या 1.2 है या 3.4, ये गलत हो जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब पूर्ण हो जाएगा, पूरा का दशमलव में नहीं, भिन्न संख्या में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्या में सिर्फ +-1 +-2 यानी संख्या हमेशा इसमें होना चाहिए, दशमलव में नहीं। अब इसमें आप लोग जानते हो कि संख्या दशमलव में नहीं होता। किसी का अगर नंबर काउंटिंग करना हो जैसे वो 1.5 नंबर का है, 1.2 नंबर नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे। अगर हम क्वेश्चन बोलते हैं आपको उसे कि किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश है, किसी पदार्थ पर, अगर क्वेश्चन की बात करें, किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश है, तो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब एक पदार्थ पर एक कूलम आवेश है, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक किसी पदार्थ में एक कूलम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश है तो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आवेश का मान कितना दिया है भाई, हाल में देख लेते हैं। आवेश का मान Q का मान दिया है 1 कूलम, ठीक है। एक बात और, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। हमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी n का मान क्या करना है, निकालना है। पदार्थ का आवेश 1 कूलम दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, माइनस लगा देते हैं। माइनस ये क्या प्राकृतिक दर्शाता है, ठीक है, माइनस ऐसा नहीं कि ये कहीं ना कहीं इसको माइनस दर्शाता है, परमाणु माइनस नहीं दर्शाता है, ये इस दर्शाता है। तो क्या हो, ये आवेश कितना है, यहाँ पर वृद्धि होती है, ये जहाँ देखो वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब अगर प्रोटॉन होता तो उसका क्या होता, प्लस होता। इसके बाद देखिए, ये प्राकृतिक दर्शाता है, ऋणात्मक होता है, वो होता है धनात्मक। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो चूंकि आवेश के पास प्लस हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, Q बराबर +- का होता है NE होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चलो Q का मान निकालें, 1 कूलम दिया, 1 कूलम, ठीक है, तो क्या मात्रा लिख देते हैं +- n का मान हमको निकालना है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, इतना होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना। अब इस भाई साहब को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो भाई क्या होगा, ये गुणा में किधर क्या हो जाएगा, भाग में 1 बटा में क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻90 बराबर यहाँ पे n बच रहा है ना। अब यहाँ पे देखो n बराबर यहाँ पर, अब यहाँ पर यहाँ प्लस लिखने की माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है, तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो सकता है, माइनस में प्लस हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि संख्या निकाला था, संख्या हमारा माइनस में नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 बटा में 1.6 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं। आप लोग जानते हो कि यदि कोई भी अगर हर में हो तो ऊपर ले जाने के बाद उसके जो पावर का जो चिन्ह होता है बदल जाता है। अगर पावर प्लस में होगा तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, अगर उसका पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो चलिए ले जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, +90।
अब करते हैं ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए, ध्यान थोड़ा क्या करना है, इसमें से क्या निकालते हैं, इसमें से एक निकाल देते हैं, 10 निकाल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखो क्या करते हैं, इसको हम 10 के पावर 19 है ना, इसमें गुणा करें 10 पावर 19 से आएगा, तो 10 पावर 19 से हम 10 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 पावर 19 है, इसमें से एक 10 निकालेंगे और वो घट जाएगा। इसके बाद नीचे क्या बचेगा, 1.6। अब 10 हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर n बराबर 10 10 का हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 बटा का हो जाएगा इतना। अब देखो जब भागा देंगे यहाँ पर 100 में 16 से भागा देंगे, 6 10 को 2 5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन कितना, 1 कूलम आवेश में, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। अब ये मत समझ लेना कि संख्या तो दशमलव में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, कि तुमको देखने में दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 10 पर 18 है, यहाँ पावर है 10 पर 18 है, तो 10 पर 18 में सब गुणा करेंगे सब प्लस में ही तो आएगा इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे करना है तो प्लस, यहाँ हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 होने के बाद फिर इसमें बढ़ जाएगा तो 625 गुणे 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो इतना मतलब इतना लिख सकते हैं तरह से, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1 कूलम आवेश में कितना, 1 कूलम आवेश में अगर कोई वस्तु को 1 कूलम आवेश जा रहा है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये आवेश नहीं है, ये संख्या है, इतना इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है और वीडियो भी लंबा हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्लास में लाएंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कूलम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कूलम का सर्वत्रिक नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इतना पढ़ाकर हम छुट्टी का रोक देते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।